also. So in the last class, we started working on the conceptual view of DBMS. कि जो concepts हैं वो कैसे चलते हैं, ठीक है? और and I told you that दो तरीके हैं through which you can view कि हाँ ये conceptual part है, ये theory part है, right? And it is relational calculus and relational algebra, right? You know that calculus and algebra, all these are mathematical concepts. You must have studied these concepts. जब आप स्कूल में होगे तो आपने algebra पढ़ा होगा जरूर, ठीक है? Although अभी भी हम वही concepts use कर रहे हैं, but now जो हमारा टारगेट है वो नंबर्स नहीं है. आपको पता है कि पहले मैथमेटिक्स में हम नंबर्स के ऊपर काम करते थे, ठीक है? बट अब वी आर वर्किंग ऑन व्हाट? वी आर वर्किंग ऑन रिलेशंस. रिलेशंस इन द सेंस दैट वी आर वर्किंग ऑन द टेबल्स, ठीक है? तो यहाँ पे दैट्स व्हाई द नेम इज रिलेशनल कैलकुलस और रिलेशनल अलजेब्रा. Okay, so I am about to share my screen with you. Just guide me if you can see my screen. Okay, so can you see this? Yes or no? Okay, good. So students, in the last class we started working on some concepts. These things we have already covered, and it is part of relational algebra. हमने दो चीजें स्टार्ट की थी, एक relational algebra है और एक relational calculus है. तो अभी हम relational algebra के ऊपर ही थे, ठीक है? और relational algebra में हमने क्या क्या डिस्कस किया कि ये है क्या. सबसे पहले तो ये एक लैंग्वेज है, ठीक है, जो आपको क्वेरीज डेवलप करने में हेल्प करती है. वो क्वेरी आपने किसको करनी है? किसी भी टेबल को, ठीक है? और इसमें हमने देखा कि कितने सारे ही ऑपरेशन जो हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है? एंड व्हाट आर दोज ऑपरेशंस? आप इसके ऊपर सेट ऑपरेशंस लगा सकते हो, यूनियन, सेट डिफरेंस, इंटरसेक्शन, कार्टेशियन. उसके बाद हम दूसरे जो यूनिरी ऑपरेशन इनके ऊपर लगा सकते हैं वो है सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन. ये दोनों हमने कर लिए थे. लेटर ऑन हमने जॉइन ऑपरेशन जो थे वो स्टार्ट किए थे. उसके बाद हमारे डिवीजन ऑपरेशन एंड एग्रीगेट एंड ग्रुपिंग ऑपरेशन जो थे वो अभी पेंडिंग है, ठीक है? ये सारा किसका पार्ट है? इट्स अ पार्ट ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस, we have done this, right? Selection, what do you mean by selection? Selection means you apply a condition. आप एक condition लगा देते हो, जैसे हम select के साथ भी condition लगाते थे. So what happened after that? क्या होता था? अगर आप कंडीशन सेट कर देते हो तो आपके टेबल की सारी जो रोज हैं वो उस कंडीशन को क्वालिफाई हो सकता है ना करें, राइट? सो जो क्वालिफाई करती हैं सिर्फ वो ही रोज जो है वो आती हैं. सो सिलेक्शन जो है इट टेक्स इट्स नेम फ्रॉम सिलेक्ट आल्सो. जो हमने सिलेक्ट क्वेरी लगाई है, सिलेक्शन ने अपना नाम उसी से ही लिया है. अगर आपको कंफ्यूजन हो कि सिलेक्शन और प्रोजेक्शन क्या है, तो भाई जहां पे सिलेक्शन है, सिलेक्शन का मतलब क्या है कि आपने एक कंडीशन रख ली, एक प्रेडिकेट जिसको हम बोलते हैं, और उस कंडीशन को आपने किसके ऊपर लगा दिया है? यू हैव अप्लाइड दैट कंडीशन ऑन रिलेशन आर, ठीक है? और जो आपका सिलेक्शन ऑपरेशन है उसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट कर दें? वही रिप्रेजेंट इट विद द सिग्मा साइन. ओके, सो हमने सिग्मा मींस हम सिलेक्शन लगा रहे हैं. सो द सिग्मा मींस यू आर यूजिंग सिलेक्ट. So this sigma represents a select, and this predicate represents that you are applying some condition, and this R represents the relation जिसमें से आप सारा कुछ fetch कर रहे हो कंडीशन लगाने के बाद, ठीक है? So selection, और इसको हम कई बार restriction भी बोल देते हैं, ठीक है? Then we worked, I'm explaining a simple example कि हमने वो सारे staff members जो हैं, I want to display those staff members का डिटेल with the salary greater than 10,000 pounds, जिनकी सैलरी 10,000 pounds से ज्यादा है, right? So can you see here that I have applied this sigma. So sigma means that I am about to select those rows only, right? And what is my predicate? My condition for filtering the rows is that salary should be greater than 10,000, and on which table I am applying this? I am applying it on the table staff. Okay, so this is how we worked on it. Then we worked on projection operation, right? So can you see here that with the selection operation, you are not able to select any particular column that you want to display. Suppose I want to display only staff number, or I want to display only first name, or I want to display only last name. So with the selection, this is not possible.
So selection by default will give you all the columns. वो सारे columns की आपको values देगा उन rows के लिए जो condition जो है satisfy करती है. But somehow if your query asks only display the position, only display the salary, only display the staff number, then selection is not helpful. ठीक है? Selection is only helpful when you have a condition with you. But when you are interested that you want only particular columns, आप चाहते हो कुछ columns ही जो है वो display हो, ठीक है? Then you have this another operation, another operator, and the name of that operator is projection. Okay, like your selection was, it is of the symbol sigma, right? This projection is represented with the symbol pi. Okay, so pi here, P for pi and P for projection, right? So S for sigma and S for selection. This is the easiest way to remember it. P for pi, P for projection. अगर आपको confusion होती है, S for sigma and S for selection. And can you see here that after I wrote this pi, can you see here I am writing some column names here. Let A1 is one column, comma, so on up to AN column. Suppose I want to display only two columns, right? I want to display staff number and I want to display the date of birth. तो मैं क्या लिखूंगी बच्चे यहाँ पे? I will write pi staff number, comma, date of birth, और किस relation के ऊपर मैं projection लगा रही हूँ? I am applying it on the relation staff. Okay, so it is actually helping you to extract only the subset of the complete number of columns. जितने columns है उसमें से कुछ columns आप चाहते हो वो display हो, right? जैसे आप चाहते हो select I want roll number, comma, name only. आपके टेबल में चाहे रोल नंबर भी है, नेम भी है, क्लास भी है एंड स्टूडेंट का ब्रांच भी है, बट आई वांट टू डिस्प्ले ओनली रोल नंबर एंड नेम. ओके, तो अगर आप सिग्मा लगाओगे तो उसने सारा ही टेबल आपका डिस्प्ले कर देना है, सारे कॉलम्स डिस्प्ले कर देने हैं. अगर आप प्रोजेक्शन लगा के पाई लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे रोल नंबर, कॉमा, नेम, तो सिर्फ वही वाले जो है वो कॉलम जो है वो आए. ठीक है, सो हियर वाज एन एग्जांपल. प्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ सैलरीज. ठीक है, सारे स्टाफ की सैलरीज चाहिए हमें. ठीक है, शोइंग ओनली, इसने सिर्फ आपको और क्लियर कर दिया कि मुझे सिर्फ ये चीजें जो है डिस्प्ले करानी. कौन कौन सी? स्टाफ का नंबर आ जाए, फर्स्ट नेम आ जाए, लास्ट नेम आ जाए और सैलरी डिटेल्स आ जाए. So how many columns it is asking you to display? It is asking you to display total 4 columns. And can you see in staff table otherwise we have how many columns? Just tell me how many columns we have in the staff table in the chat box. Staff table में हमारे पास वैसे कितने columns हैं? Eight. Good. So faster is better. ठीक है, अब इसमें 8 कॉलम्स हमें दिए हैं बट द क्वेरी इज डिमांडिंग ओनली 4. वो कह रही है कि सिर्फ 4 दो. तो हमने बाय के बाद वी हैव रिटन द स्टाफ नंबर फर्स्ट, कॉमा, फर्स्ट नेम, कॉमा, लास्ट नेम, कॉमा, सैलरी, एंड वी आर अप्लाइंग दिस ऑन स्टाफ टेबल, राइट? सो इट विल डिस्प्ले ओनली दोज कॉलम्स. और हर एक कॉलम के विद रिस्पेक्ट टू उसने सारी रोज डिस्प्ले करानी है बच्चे, क्योंकि हमने इसके ऊपर प्रोजेक्शन लगाया है, सिग्मा नहीं लगाया है, सिलेक्शन नहीं लगाया. ठीक है, उसके बाद हमने यूनियन ऑपरेशन किया था और मैंने बताया था जो यूनियन है वो क्या करता है, दोनों ही टेबल्स में से, दोनों ही आपके रिलेशंस में से इट विल फेच द टपल्स, राइट? और अगर कोई कॉमन टपल दोनों में ही एग्जिस्ट करती है तो वो उसको एक बार लिखेगा. ठीक है, कॉमन टपल्स को मल्टीपल टाइम्स नहीं लिखता, कॉमन टपल को एक बार ही लिखता है, कॉमन वैल्यूज को एक बार लिखता है. हाँ, अगर आपके रिलेशन आर में कोई वैल्यू अलग है रिलेशन एस से, वो आएंगी एक एक बार, लेकिन आर और एस में जो कॉमन वैल्यूज हैं वो सिर्फ एक ही बार. ठीक है, दिस इज व्हाट वी स्टडीड. उसके बाद हमने सेट डिफरेंस किया था. तो सेट डिफरेंस में मैंने क्या किया था, आपको बताया था कि सेट डिफरेंस आपको एक आउटपुट देता है. ठीक है, वो सारी रोज जो आपके आर में हो और चेक करेगा कहीं वो एस में तो नहीं है. अगर वो एस में नहीं है तभी वो फाइनल आउटपुट में आएंगी. अगर आर वाली रोज सेम एस में भी हैं तो वो आउटपुट नहीं आएंगी. ठीक है, और एक मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि यूनियन कंपैटिबल होने चाहिए. यूनियन कंपैटिबल का क्या मतलब है, जितनी रोज आप एक टेबल से फेच कर रहे हो जिनके ऊपर आप यूनियन लगा रहे हो, सपोज आप आर टेबल में 2 रोज के ऊपर यूनियन लगा रहे हो,
तो ऐसे टेबल के ऊपर भी आपको 2 जो है कंसीडर करनी पड़ती है। आपके आर टेबल में अगर 3 कॉलम्स है, सॉरी कॉलम्स की बात कर रही हूँ, आर आपका टेबल है उसमें 3 कॉलम्स हैं, ऐसे टेबल है उसमें 2 कॉलम्स है, तो ये यूनियन कंपैटिबल नहीं है। यूनियन कंपैटिबल मतलब द नंबर ऑफ कॉलम्स इज ऑल्सो सेम और आर एंड एस, ठीक है। सिमिलरली हमने इंटरसेक्शन किया था, इंटरसेक्शन में मैंने इसीलिए बच्चे यहाँ पे मैंने पाए लगाया है कि आपका जो ब्रांच जो टेबल है उसमें 4 कॉलम्स हैं, आपका प्रॉपर्टी फॉर रेंट है उसमें कितने सारे कॉलम्स हैं, तो ये यूनियन कंपैटिबल ऐसे तो नहीं है, लेकिन हमें इनको यूनियन कंपैटिबल बनाना पड़ेगा। आपको पता है पाए आपको हेल्प करता है किसी भी नंबर ऑफ कॉलम्स को सिलेक्ट करने में। तो कोई एक कॉलम सिलेक्ट कर लेती हूँ, सपोज सिटी, इससे सिटी सिलेक्ट कर लेती हूँ, 1 कॉलम इसका भी सिटी कॉलम सिलेक्ट कर देते हैं, तो दोनों के ऊपर पाए सिटी ब्रांच के ऊपर भी लगा दिया, पाए सिटी प्रॉपर्टी फॉर रेंट के ऊपर भी लगा दिया। तो इट मींस इतना लिखने से क्या हो गया, दोनों यूनियन कंपैटिबल बन गए, या आप कह सकते हो सेट डिफरेंस कंपैटिबल बन गए, आप कह सकते हो इंटरसेक्शन कंपैटिबल बन गए, ठीक है। इंटरसेक्शन क्या करता है, इंटरसेक्शन में फोकस करना है, देखना है कि आर और एस में जो कॉमन रोज हैं ये उसी में इंटरेस्टेड है, अगर कोई चीज अनकॉमन है दोनों में ये उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। और एंड इसमें भी आर एंड एस मस्ट बी यूनियन कंपैटिबल, ठीक है। तो यूनियन कंपैटिबल लगाने के लिए हमने पाए पाए लगाया है, अदरवाइज आप ब्रांच सपोज करो, ब्रांच वाला जो टेबल है उसमें एक ही कॉलम हो सिटी, और आपका प्रॉपर्टी फॉर रेंट है उसी में भी एक ही कॉलम हो सिटी, तो फिर हमें ये पाए सिटी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पाए सिटी प्रॉपर्टी फॉर रेंट भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधे लिख सकते हैं ब्रांच एंड देन इंटरसेक्शन एंड देन प्रॉपर्टी फॉर रेंट। ये हमने पाए क्यों लगाया है, क्योंकि बोथ द टेबल्स आर नॉट यूनियन कंपैटिबल और यू कैन से नॉट इंटरसेक्शन कंपैटिबल, सो वी हैव टू मेक देम कंपैटिबल। ये आपको समझ आ रहा है, ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको करवाया था, इज इट क्लियर और नॉट? Okay, good. So I can see that only few students are replying. Hmm? And strength is also very low. So students, after that, we have just summarized it कि हाँ हमें क्या आउटपुट आएगी अगर हम, फिर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट जो था वो किया था, और मैंने आपको बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो क्या करता है, एक टेबल की एक टप्पल को पकड़ के दूसरे टेबल की सारी टप्पल्स के साथ मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। फर्स्ट टेबल की मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ, सपोज करो ये मेरा एक टेबल है, ठीक है, क्लाइंट, और ये मेरा दूसरा टेबल है व्यूइंग। अगर मैं इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगी, ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में अब इसमें इसने पाए लगा दिया है ताकि ये कुछ कॉलम्स के ऊपर फोकस करना चाहता है, ठीक है, और सेम कॉलम्स के ऊपर फोकस करना चाहता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसने इसको क्लाइंट नंबर ले लिया, इधर से फर्स्ट नेम, इधर से लास्ट नेम, और इधर से भी क्लाइंट नंबर ले लिया, प्रॉपर्टी नंबर ले लिया और कमेंट ले लिया, ये इसने एज पर ये जो लिस्ट उसने ऊपर मांगी है उसके बेसिस पे इसने ले लिया, और इसके बीच में इसने क्या लगा दिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट बच्चे क्या करेगा, क्लाइंट नंबर इधर से ये उठाएगा, एफ नेम उठाएगा, और उसके बाद लास्ट नेम उठाएगा, ठीक है। ये 3 चीजें इसने किसमें से उठा ली हैं, आपके टेबल क्लाइंट से। उसके बाद उसने देखा कि क्लाइंट नंबर और प्रॉपर्टी नंबर और कमेंट व्यूइंग टेबल से भी उठाना है, तो इसने क्या करना है, पहले CR76 जॉन और के लिए इसने ये तीनों वैल्यूज इस टेबल में से उठानी है, तो क्या आ जाना है, CR56, PA14 और 2 स्मॉल, ठीक है। फिर इसी इसी रो के लिए इसने सेकंड को भी कंसिडर करना है, इसी रो के लिए इसने थर्ड को भी कंसिडर करना है, इसी रो के लिए इसने फोर्थ को भी कंसिडर करना है, इसी रो के लिए इसने फिफ्थ को भी कंसिडर करना है। इट मींस एक रो क्लाइंट के लिए इसने व्यूइंग की सारी कितनी 5 रोज के साथ उसका टोटल प्रोडक्ट करके आपको दिखाना है। ये देखो यहाँ पे एक एग्जांपल आपको बता दूं, देखो CR76 जॉन के 5 बार शो हुआ है, और उसने हर बार दूसरे टेबल के व्यूइंग क्लाइंट नंबर प्रॉपर्टी नंबर के 5 वैल्यूज के साथ अपना एक कनेक्शन यहाँ पे एस्टेब्लिश कर लिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम वापस आए तो आप देखो CR56 में भी ऐसे किया है, CR56 एलिन एंड स्टीवर्ट ने क्या किया है, क्लाइंट नंबर CR56, PA14 2 स्मॉल के साथ कनेक्शन बनाया,
फिर CR76 PG14 2 रिमोट के साथ, फिर CR56 PG4 ब्लैंक के साथ, फिर PR62 PA14 नो डाइनिंग रूम के साथ, और CR56 PG36। इट मीन्स हर एक रो एक टेबल की दूसरे टेबल के हर एक रो के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था। ठीक है, उसके बाद बच्चे हम ज्वाइन कर रहे थे। ठीक है, तो ज्वाइन का क्या मतलब है कि आपके पास जब मैं ये दो कॉलम्स को, दो टेबल के दो कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मैं ज्वाइन नहीं कर रही। ठीक है, इट्स लाइक अ फुलिश टास्क कि आप चाहते हो कि मेरे पास हर एक पॉसिबल जो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन जाए। ठीक है, बट इट इज मीनिंगलेस, ये चीज जो है मीनिंगलेस है। ठीक है, एंड टू गिव इट मीनिंग हम क्या लगाते हैं, जॉइन ऑपरेशन। मुझे पता है कुछ डेटा मैंने एक टेबल से उठाना है, कुछ डेटा मैंने दूसरे टेबल से उठाना है। ठीक है, लेकिन मैं उन दोनों को ज्वाइन तब तक नहीं कर सकती जब तक दोनों ही टेबल्स में कोई कॉमन कॉलम ना हो भाई। ठीक है, आप देख पा रहे हो क्लाइंट टेबल में क्लाइंट नंबर एक कॉमन कॉलम है। सिमिलरली व्यूइंग टेबल में भी क्लाइंट नंबर एक कॉमन कॉलम है। तो आप कह सकते हो क्लाइंट टेबल में क्लाइंट नंबर प्राइमरी की है और व्यूइंग टेबल में क्लाइंट नंबर क्या है, फॉरेन की। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी ज्वाइन टू टेबल्स। तो जब भी ज्वाइन आएगा, ज्वाइन हमेशा उस बेसिस पे लगेगा जो दो कॉलम्स जो हैं कॉमन हो। अगर किसी टेबल में दो कॉलम्स सेम कॉमन नहीं है तो उसके ऊपर ज्वाइन नहीं लगता। इट मीन्स जो ज्वाइन है उसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये ज्वाइन का सिंबल बताया था कि ये इक्वी ज्वाइन है। ठीक है, इक्वी ज्वाइन में क्या ध्यान देना है, इक्वी ज्वाइन में देखना है कि जो वैल्यू इधर है वही वैल्यू मैं इधर से कंसिडर करूं। कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह मैं हर एक वैल्यू को कंसिडर ना करूं। ठीक है, तो CR76 ये वाला तो उसने इसके साथ उसका एक कॉम्बिनेशन बनाना है, CR56 तो उसने उसका CR56 के साथ कॉम्बिनेशन बना देंगे, और CR74 तो उसका उसने कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनाना, और CR62 उसने उसका कॉम्बिनेशन जो है वो बना देना है यहाँ। ठीक है, तो इक्वी जॉइन जो है वो क्या काम करता है, इक्वल कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, सिमिलरली हमने नेचुरल ज्वाइन किया था, तो नेचुरल ज्वाइन इट इज आल्सो एन इक्वी ज्वाइन। ठीक है, लेकिन ये कॉमन एट्रीब्यूट्स के ऊपर लगता है। वन अकरेंस ऑफ ईच कॉमन एट्रीब्यूट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द रिजल्ट। मैंने आपको बताया था बच्चे कि इस केस में अगर हम इक्वी ज्वाइन लगाते हैं, ठीक है, तो अगर दोनों में क्लाइंट नंबर है दोनों डिस्प्ले होंगे। लेकिन अगर आप इसके ऊपर नेचुरल ज्वाइन लगाते हो तो आपका जो कॉमन टेबल क्लाइंट नंबर वाला कॉलम है वो सिर्फ एक ही बार डिस्प्ले होता है, अदरवाइज आपके इक्वी ज्वाइन में और नेचुरल ज्वाइन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लेफ्ट आउटर ज्वाइन पे पहुंचे हुए थे और ये हमने वहां पे बंद कर दिया था, ये लेफ्ट आउटर ज्वाइन का जो सिंबल है। ठीक है, अब लेफ्ट आउटर ज्वाइन का क्या मतलब है बच्चे, आप देख पा रहे हो कि ये जो आपका सिंबल है, ठीक है, ये किसकी तरफ इसका फेस है, इसका फेस है आर की तरफ, ओपन्ड फेस इज टूवर्ड्स आर। और आप ये भी देख पा रहे हो कि जो आर है ये लेफ्ट है, एस जो है वो राइट है। ठीक है, आर लेफ्ट डायरेक्शन में है और एस जो है वो राइट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो R जो है इट इज लेफ्ट रिलेशन एंड S इज द राइट रिलेशन। तो जैसे ये मेरा R है तो ये S है, R जो है वो लेफ्ट साइड पे है और S जो है वो राइट साइड पे है। ठीक है, अब देखो बच्चे ये क्या कह रहा है, इट इज अ जॉइन, ठीक है, इन विच टपल्स फ्रॉम R, टपल जो R में है जिनका मैच नहीं है, कोई कॉमन मैच नहीं है S के साथ। आपको पता है इक्वी जॉइन तो हमेशा मैच ढूंढता है कि दोनों में अगर कोई मैच है, कॉमन वैल्यूज हैं, वो वाली रोज कंसीडर हो, जहां पे कॉमन वैल्यूज नहीं है वो कंसीडर ना हो, तभी उसको इक्वी जॉइन कहते हैं। इक्वी जॉइन मतलब अगर R में कोई रो में वैल्यू है CR76 और वो क्लाइंट नंबर के लिए S में भी वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो वो टप्पल एंटर होगी, नहीं तो वो टप्पल एंटर नहीं होगी। ये होता है इक्वी जॉइन। ठीक है, अब जो लेफ्ट आउटर ज्वाइन है इसका फोकस जो है वो लेफ्ट टेबल के ऊपर है। किस टेबल के ऊपर, इस टेबल के ऊपर। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि अगर R में और S में कोई कॉमन टप्पल्स हैं वो तो भाई आएंगी ही आएंगी। हाँ, अगर R में कोई ऐसी टप्पल्स हैं
ठीक है, कोई ऐसी टप्पल्स हैं, अब फोकस किसके ऊपर है, पहले तो कि दोनों में कॉमन टप्पल्स हैं वो तो आएंगी आएंगी, इट मींस इक्वी जॉइन तो यहाँ पे चलेगा ही चलेगा। लेकिन क्योंकि ये लेफ्ट आउटर जॉइन है और फोकस जो है वो आर टेबल में है, तो सपोज करो आर में कुछ ऐसी टप्पल्स हैं, एस की नहीं मैं बात कर रही, आर में कुछ ऐसी भी टप्पल्स हैं जो एस के साथ मैच नहीं करती, क्योंकि फोकस मेरा आर के ऊपर है तो वो भी टप्पल्स आर वाली मैं कंसीडर करूंगी, और उसके विद रिस्पेक्ट टू एस में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता तो एस में मैं उनकी वैल्यू क्या कर दूंगी, नल। ठीक है, उनकी वैल्यूज के बीच में मैं क्या फिल कर दूंगी, नल। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, द लेफ्ट आउटर जॉइन इज अ जॉइन in which tuples from R that do not have matching values in the common attributes of S are also included in the result relation। ठीक है, जो R के साथ S की मैचिंग वैल्यूज हैं वो तो इंक्लूड होनी है, लेकिन कुछ R की ऐसी वैल्यूज जो S के साथ मैच नहीं होती वो भी R की वैल्यूज जो है वो इंक्लूड होनी है। और आप S के विद रिस्पेक्ट टू क्या करोगे, वहां पे जहां पे S आना है, S में हम नल फिल करते हैं। ठीक है, तो मिसिंग वैल्यूज इन द सेकंड रिलेशन आर सेट टू नल। ठीक है, तो ये देखो बच्चे यहाँ पे एक एग्जांपल है, प्रोड्यूस अ स्टेटस रिपोर्ट ऑन प्रॉपर्टी व्यूइंग्स। ठीक है, प्रॉपर्टी व्यूइंग्स के ऊपर उसने स्टेटस जो है रिपोर्ट जो है वो जनरेट की है। अब उसने ये देखा इसमें कितने सारे कॉलम्स है और इसमें हमारे पास 4 कॉलम्स है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसने, जब आप ज्वाइन लगाते हो बाय डिफॉल्ट उसने जो आपका कॉमन है उसको उठाना है दोनों में से। अब बताओ दोनों में से कॉमन क्या है, दोनों टेबल्स में से कॉमन कॉलम कौन सा है भाई, सुन रहे हो? आर यू देयर पीपल? प्रॉपर्टी नंबर, वेरी गुड। तो दोनों ही टेबल्स में जो आपका कॉमन कॉलम क्या है, प्रॉपर्टी नंबर। ठीक है, अब इसमें मेरे पास ज्यादा कॉलम्स है। ठीक है, तो उसने क्या किया है, 3 कॉलम्स के ऊपर, क्योंकि प्रॉपर्टी के ऊपर फोकस रखा हुआ है तो उसने, इसमें बच्चे ज्वाइन में ये कोई इशू नहीं होता कि आप इसके कितने कॉलम्स उठा सकते हो, इसके कितने कॉलम्स उठा सकते हो, वो सिर्फ आप यूनियन, इंटरसेक्शन और सेट डिफरेंस और उनमें लगाते हैं। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, आप इसमें ज्यादा कॉलम्स उठा सकते हो, इसमें कम कॉलम्स भी उठा सकते हो, दोनों में सेम नंबर ऑफ कॉलम्स भी उठा सकते हो, वाइस वर्सा। कॉलम्स का कोई इशू नहीं है कि इसमें से कौन सा उठाना है, इसमें से कौन सा उठाना है। हाँ, आपकी जो क्वेरी है इट इज डिमांडिंग के प्रॉपर्टी व्यूइंग्स की रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो उसने इधर से प्रॉपर्टी नंबर उठा लिया और स्ट्रीट और सिटी उठा लिया। ठीक है, आप क्या करो, अकेला प्रॉपर्टी नंबर उठा लो, या फिर स्ट्रीट और साथ में ले लो, या सिटी ले लो, या पोस्ट कोड भी साथ में ले लो। तो उसने अपनी चॉइस दे दी कि प्रॉपर्टी नंबर, ठीक है, और उसका स्ट्रीट और सिटी जो है वो प्रॉपर्टी फॉर रेंट से मैं कंसिडर करूंगा। इस प्रॉपर्टी फॉर रेंट से आई एम कंसिडरिंग 3 कॉलम्स, जो मैं चाहता हूँ फाइनल में डिस्प्ले हो, प्रॉपर्टी नंबर, स्ट्रीट और सिटी। ठीक है, और ये इसने किसके ऊपर लगाया है, प्रॉपर्टी फॉर रेंट के ऊपर। और व्यूइंग के ऊपर उसने कुछ नहीं लगाया, व्यूइंग के ऊपर उसने कोई भी प्रोजेक्शन नहीं लगाई, सिर्फ सीधा उसने इसके बीच में लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगा दिया है। तो इट मीन्स के व्यूइंग के उसने सारे ही कॉलम जो है वो कंसिडर किए हैं। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे बच्चे, अब ये ज्वाइन है तो ये जो आपका प्रॉपर्टी नंबर है उसको सिर्फ एक ही बार लिखेगा। आप देख पा रहे हो प्रॉपर्टी नंबर उसने एक बार लिखा, इधर से उसने स्ट्रीट ले लिया, इधर से उसने सिटी ले लिया। ठीक है, और इधर से उसने क्या क्या ले लिया, क्लाइंट नंबर, व्यू डेट और कमेंट। यही यही देख पा रहे हो आप, प्रॉपर्टी नंबर फ्रॉम टेबल 1 एंड टेबल 2 कॉमन, स्ट्रीट फ्रॉम टेबल 1, सिटी फ्रॉम टेबल 1, क्लाइंट नंबर फ्रॉम टेबल 2, व्यू डेट फ्रॉम टेबल 2 एंड कमेंट फ्रॉम टेबल 2। अब आप देखो बच्चे यहाँ पे आ जाओ वापस, अगर मैं फर्स्ट टेबल में से अब ज्वाइन लगाने की बात करूँ कि आउटपुट कैसे आ रही है। फर्स्ट टेबल में से प्रॉपर्टी नंबर आया कौन सा, PA14, और स्ट्रीट आई कौन सी, 16 हॉलहर्ट, और सिटी आई कौन सी, एबरडीन। ठीक है, ये यहाँ से आ गई। ठीक है, अब ये दोनों टेबल्स को ज्वाइन कौन कर रहा है, प्रॉपर्टी नंबर। ठीक है, तो उसने देखना है कि PA14 के साथ, इस प्रॉपर्टी नंबर के साथ इधर कोई वैल्यू है, तो आप देख पा रहे हो इधर भी वैल्यूज हैं, और कितनी वैल्यूज हैं आप देख पा रहे हो, एक ये वाली वैल्यू है और एक ये वाली वैल्यू है। टोटल कितनी वैल्यूज है, 2 वैल्यूज है। ठीक है, इसीलिए उसने PA14 के साथ कॉमन वैल्यूज 2 टाइम लिखी है। अब देखो कैसे, एक बार आ गया PA14,
16 हॉल हेड एबरडीन, और इधर से क्या आ गया CR56 24 में 04 और 2 स्मॉल। ये तो एक मैच हो गया PA14 के साथ। अब दूसरा मैच PA14 के साथ फिर यहाँ पे आ रहा है, तो उसने फिर दोबारा लिखा PA14 16 होल हेड एबरडीन, और यहाँ से क्या लिखा उसने CR62 14 में 04 नो डाइनिंग रूम। यही लिखा ना भाई? ये क्लियर है सबको, फर्स्ट एंड सेकंड जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है? गुड। उसके बाद बच्चे दोबारा देखो, ठीक है। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि PA14 के साथ हमारे पास दो इधर मैच थे, तो उसने दोनों ही लिखे, और दोनों में उसने जो जो कॉलम्स डिमांड किए थे वो लिख दिए, ठीक है। अब इधर आओ PL94। अब ये मेरा लेफ्ट टेबल है। अब लेफ्ट टेबल के से ही मैं सारा कुछ पहले उठा रही हूँ, और मेरा फोकस लेफ्ट टेबल के ऊपर ही है। PL94 जब मैंने प्रॉपर्टी नंबर इधर से देखा और मैंने उसको बाद में व्यूइंग वाले टेबल से जाके ढूंढा, तो आपको क्या व्यूइंग वाले टेबल में प्रॉपर्टी नंबर PL94 दिख रहा है कि नहीं? PL94 अवेलेबल है कि नहीं दूसरे टेबल में? नहीं है, इट इज नॉट अवेलेबल। दोनों में मैच नहीं है। पर क्योंकि मैं लेफ्ट ज्वाइन देख रही हूँ, तो मैंने क्या स्टार्टिंग में आपको कहा था कि अगर इसमें मेरे लेफ्ट वाले टेबल में कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है जो कि मेरे राइट वाले टेबल में नहीं है, तो मैं तो उसको फाइनल आउटपुट में रखूंगी ही रखूंगी। इसका क्या मतलब है कि मैं PL94 6 एर्गिल सेंट लंदन, ये मैं अपने लेफ्ट टेबल से उठाऊंगी। अब आप देख पा रहे हो कि इधर से जब मैंने क्लाइंट नंबर प्रॉपर्टी क्लाइंट नंबर व्यू डेट और कमेंट उठाना है, तो कोई मैच है ही नहीं है। तो उसने क्या कहा था, अगर आप इधर से वैल्यू उठाते हो, इधर मैच नहीं है, तो आपको वो सारी वैल्यूज नल 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 कर देनी है। तो आप देख पा रहे हो उसने इधर से वैल्यू उठाई और इधर की तीनों वैल्यूज क्या कर दी हैं, नल नल नल। ये आपको क्लियर है अब? सिमिलरली अभी आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। एक और एग्जांपल कर देती हूँ। आप यहाँ से बताओ, अगर मैं PG4 लिख रही हूँ, ठीक है। अब बताओ मेरी नेक्स्ट रो क्या होगी, नेक्स्ट रो में क्या वैल्यू आएंगी? चैट बॉक्स में लिखो। ये दोनों हमने जस्टिफाई कर दी। इसके तो दो मैचेस निकल आए तो हमने दो बार लिख दी, इसका कोई मैच नहीं निकला तो मैंने इसको लिख के इधर नल कर दिया। अब PG4 जो है उसके विद रिस्पेक्ट टू क्या आउटपुट आएगी, क्या कोई टप्पल आएगी? अगर आएगी तो क्या आएगी, चैट बॉक्स में लिखो। और जो इसको लिख देगा मैं समझूंगी कि बस वही सुन रहा है, बाकी तो बस ऐसे ही बैठे हुए हैं। सिर्फ टप्पल का वैल्यूज लिख दो, टप्पल की वैल्यूज अगर आपको समझ आ रही है, PG4 वाली। चलो ऐसे करते हैं, अगर आप लिख रहे हो तो ठीक है, लिख रहे हो, नहीं तो हम किसी को अनम्यूट कर देते हैं और उससे पूछ लेते हैं। कोई हैंड रेज करके बताना चाहे कि PG4 वाली रो के विद रिस्पेक्ट टू क्या वैल्यू आएगी? अब एनीवन वांट टू रेज हैंड एंड टेल? एनीवन? किसी को नहीं पता चल रहा? नवजीत से पूछते हैं हम, चलो नवजीत को हम अनम्यूट करने की परमिशन देते हैं यहाँ पे। नवजीत काफी जवाब दे रही है। नवजीत अनम्यूट योरसेल्फ। ओके नवजीत, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am.
ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ, ਆਲਦੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਤਾਂ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਬਟ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਵੌਇਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਵੌਇਸ ਤੇ ਠੀਕ ਆ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਆਈ ਕਾਂਟ ਹੀਅਰ। ਓਕੇ, ਐਨੀਵਨ ਐਲਸ? ਓਕੇ, ਲੈਟਸ ਆਸਕ ਸਵਰੀਤ। Suvir, you can unmute yourself if you can hear me. Suvir, are you there? Yes ma'am. Yes, Yes ma'am. he's there. I'm not able to hear anyone. मुझे तो किसी की आवाज नहीं आ रही। आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हो? मेरा माइक्रोफोन तो बड़ा अच्छा खासा चल रहा है, फुल है। आप लोगों की क्यों नहीं मुझे आवाज आ रही फिर? सोनू को करें अनम्यूट? सोनू आपको अनम्यूट करते हैं। हेलो हेलो, आवाज आ रही मैम? हाँ हाँ, मैंने अपना जो है हेडफोन्स है उसकी मैंने वॉइस शेयर की। मुझे आपकी आवाज आ रही है सोनू। ठीक। कैसे हो सोनू? जी मैम, कैसे हो? ठीक है मैम, आप लोग की दुआ से। तो अच्छी बात है। तो आपको मेरा क्वेश्चन समझ आया सोनू? जी मैम, जी मैम। मुझे पता है तुम आंसर भी कर पाओगी। तो ये हाँ मैंने मैम। 2 रोज के विद रिस्पेक्ट टू आपको बता दिया। अब इस रो के विद रिस्पेक्ट टू मुझे बताओ क्या वैल्यू आएगी, आउटपुट क्या आएगी? ठीक मैम। हम्म, जैसे कि मैम में प्रॉपर्टी नंबर दोनों में कॉमन है मैम, जी बिल्कुल। तो उस बेस पे मैम जैसे क्या कहते हैं सेट प्रोजेक्शन लगा है तो प्रॉपर्टी नंबर PG4 ले लेगा। वेरी गुड। उसके बाद स्ट्रीट लेगा इसका, उसके बाद सिटी। ठीक। ठीक, बिल्कुल। उसके क्या बाद लेगा? हाँ 6 लॉरेंस सेंट और जी मैम। ग्लासगो ये ले लेगा, हाँ ठीक है? जी मैम। इधर आ जाओ उसके दूसरे बाद टेबल से। हाँ जी मैम, इधर ले लेगा मैम क्या कहते हैं ये PG4 में मैम। एक मिनट मैम, हाँ ये सारा ले लेगा क्या कहते हैं क्लाइंट नंबर, व्यू डेटा और कमेंट। क्या क्या लेगा क्लाइंट नंबर? CR 76। हम्म और उसके बाद ये 20 अप्रैल 04। हम्म उसके बाद टू रिमोट, उसके बाद नेक्स्ट भी ले लेगा मैम। मतलब CR CBR 56। 4 और 6 लॉरेंस और ग्लासगो 2 बार आएगा और जी एक मैम, बार वो CR 76 20 अप्रैल 2 रिमोट के लिए चलेगा और एक बार वो एक बार CR नीचे 56। के लिए। बिल्कुल हाँ जहाँ बिल्कुल तुम, वैल्यू नहीं है। हाँ जी तुमने मैम। बिल्कुल सही जवाब दिया है। ये देखो जी मैम। जैसे तुमने बोला वैसे ही इसकी आउटपुट आ रही है। ठीक है, वेरी गुड ठीक है सोनू। मैम, अपने आप थैंक को यू मैम। म्यूट कर लो, ठीक है? क्योंकि अब मैं आप लोगों को सुन पा रही हूँ, तो अब हम किसी और को परमिशन देते हैं, ठीक है? सुशांत से पूछते हैं। सुशांत, इसके बाद क्या आएगा? यस मैम। यस, क्या हाल है सुशांत? बढ़िया मैम। देखो बच्चे, ये 3 तो हमने कर लिए हैंडल, अब हम PG36 पे हैं। PG36 हाँ, अब क्या आउटपुट आएगी PG36 के विद रिस्पेक्ट? प्रॉपर्टी फोरेंट में देखते हैं मैम। PG36 का स्ट्रीट हो जाएगा टू मैनर रोड, वेरी गुड, सिटी ग्लासगो। वेरी गुड। व्यू में आएंगे मैम, इसका प्रॉपर्टी नंबर PG36, इसका क्लाइंट नंबर CR56। वेरी गुड, व्यू डेट में 28 अप्रैल 404। बिल्कुल सही, कमेंट ठीक है? खाली। और आपका PG36 के विद रिस्पेक्ट टू सिर्फ एक ही एंट्री है इधर, तो एक ही एंट्री आएगी। यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। आप अपने आप को म्यूट कर सकते हो। तो ये कुछ बच्चे हैं जो सुन रहे हैं, ठीक है? और ये चीज खुशी देती है क्योंकि ऑल दो सब्जेक्ट काफी जब हम दूर से पढ़ाते हैं और इतना डिफिकल्ट सा कंसेप्ट आपको समझाते हैं, तो हमें भी पता होता है कि नहीं, बच्चों को हो सकता है समझ नहीं आ रहा हो, या बच्चे कुछ टाइम के बाद बोर हो रहे हो, या बच्चे अटेंशन नहीं दे रहे, दे आर नॉट पेइंग अटेंशन। पर जब मैं आप लोगों से सुनती हूँ कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो और मुझे रिप्लाई कर रहे हो, सो इट गिव्स मी इमेंस हैप्पीनेस। ठीक है, आप सोच भी नहीं सकते कि मैं कितना आई फील दैट आई फील सो मच हैप्पी कि आप लोग रिप्लाई करते हो मुझे। ठीक है, तो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स आस्क मोहित कुमार। ठीक है, तो PG36 हमने कर लिया, उसके बाद PG21 पे हैं हम, तो क्या आउटपुट आएगी? मोहित कुमार अगर सुन पा रहे हैं हमें तो।
मोहित भाई तो नहीं सुन पा रहे मुझे लग रहा है। चलो नवजीत को कर देते हैं। नवजीत, मुझे पता था इसने आंसर करना था और इस बच्चे की मुझे वैसे पहले अपनी गणित से बात नहीं आई। नवजीत ओके ओके। नवजीत आवाज आ रही है बच्चे? Yes, ma'am. मेरी भी आवाज आ रही है। ओके, सो PG36 तक वी हैव कवर्ड एंड नाउ वी आर ऑन PG21. सो व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर दिस रो? PG21, ma'am, or street 18, हम्म, 18 Dale Road, Glasgow. वेरी गुड। उसके बाद मैम इस टेबल, व्हाट अबाउट दिस टेबल, व्यूइंग टेबल? मैम ये टेबल जो विंग टेबल जो सेम नहीं हैगा, फिर ਉੱਥੇ नल शो हो जाएगा। वेरी गुड। सो वेरी गुड नवजीत, यू कैन म्यूट योरसेल्फ। अगर यहाँ पे PG21 है और इधर आपको PG21 का कोई भी मैच नहीं मिल रहा, पर हमने PG21 को तो कंसिडर करना ही है क्योंकि हमने लेफ्ट ज्वाइन लगाया हुआ है, तो वो क्या करेगा, इधर जो है वो अपने आप ही नल 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 कर देगा। और उसके बाद हमारे पास जो लास्ट है PG16 के विद रिस्पेक्ट टू इधर कोई भी आउटपुट नहीं है, तो उसने उसको भी नल 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 कर दिया। अच्छा, एक बार मैंने अपने लेफ्ट टेबल के सारे रोज को स्पैन कर लिया और चेक कर लिया, उसके बाद मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं राइट टेबल के ऊपर जाके उसके भी एक एक रोज को चेक करूं। मेरा सारा फोकस किसके ऊपर है? सिर्फ लेफ्ट जॉइंट। ठीक है, लेफ्ट टेबल पे। ठीक है, तो इस पॉइंट के बाद आई थिंक मेरे पास एक पोल है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और जो सुन रहे हैं वो जरूर इसको आंसर कर पाएंगे। इट्स वेरी सिंपल एंड यू हैव 1 मिनट टू अटेम्प्ट इट। अभी पोल लॉन्च नहीं हुआ, आई थिंक थोड़ा स्लो है, अब हुआ है। चलो, ओके, मैं ये पोल एंड कर रही हूँ। and to my dismay only oh 13, only 13 14, अब थोड़ी स्पीड बढ़ गई है। देखो, मैंने इतना आपको लेफ्ट 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 ज्वाइन बताया, ठीक है, इसके बावजूद जब 15 बच्चों ने वोट किया, उसमें से सिर्फ 8 बच्चे कह रहे हैं कि ये लेफ्ट है, और जो 5 बच्चे हैं वो राइट कह रहे हैं। समझ रहे हो आप? ये 5 बच्चे कौन है? महान हस्तियां। ठीक है, और जो 2 कोई हैं बच्चे, वो कह रहे हैं बोथ, दोनों के ऊपर फोकस होगा। तो ये 8 बच्चे वो हैं जिन्होंने सुना। ठीक है, कुछ ने सुना, कुछ ने दिमाग भी लगा लिया होगा कि ये लेफ्ट ज्वाइन है भाई, इन लेफ्ट ज्वाइन फोकस लेफ्ट पे ही होना चाहिए, तो कॉमन सेंस है। तो कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन विद कॉमन पीपल। तो ये अनकॉमन पीपल जो हैं साथ, जिन्होंने बोथ और राइट लिखा, इन्होंने बता दिया कि कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन। तो चलो ठीक है, उसके बाद मेरे पास कोई और पोल है? ओके, नहीं, अभी कोई पोल नहीं है। ठीक है बच्चे, उसके बाद जो हम नेक्स्ट करेंगे वो क्या है? डिवीजन ऑपरेशन। ठीक है, तो डिवीजन जो है ये हम जनरली भी जब लगाते हैं किसी दो नंबर्स के ऊपर, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, लाइक डिवीजन का ये सिंबल है। ठीक है, एंड इसमें भी हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया। ये नहीं हम करेंगे क्योंकि इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये तो अपने आप में एक पूरा, क्या कह सकते हो कि एक लैंग्वेज का कंसेप्ट है। सो वी आर जस्ट वर्किंग ऑन द, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द बेसिक थिंग्स, ताकि आप समझ, थोड़ा सा रिलेट कर पाओ वही जो आपने अभी तक अपने स्कूल में किया है, तो उसके साथ आप थोड़ा बहुत रिलेट करके इसको जितना समझ सकते हो आप उसको समझो। ठीक है,
So the division operation defines a relation over the attributes C. कुछ कॉलम्स के ऊपर हमने एट्रीब्यूट्स के ऊपर हमने इसको लगाना है, ठीक है। और आपको पता है जो भी हम कॉलम्स लेंगे उसके विद रिस्पेक्ट टू जो टपल्स हैं वो आएंगी, ठीक है। दैट मैच द कॉम्बिनेशन ऑफ एवरी टपल इन एस, वो वाली जो एस के जो टपल्स के साथ मैच होंगी, एवरी टपल मतलब हर एक टपल के साथ जो मैच होंगी वो आएंगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, identify all clients who have viewed all properties with 3 rooms, ठीक है। अब 3 rooms का क्या मतलब है, इधर से हमने ये चीज कर दी है कि 3 rooms के ऊपर हमने फोकस करना है, जिनके 3 rooms हैं। आप देख पा रहे हो कि अब जो इसके साथ मैच होंगे, व्यूइंग का जो प्रॉपर्टी फॉर रेंट के साथ मैच होगा विद रिस्पेक्ट टू 3 rooms, सिर्फ वही आएंगी, बाकी जो है वो नहीं आएंगी, ठीक है। नाउ अब हमने क्या लगाना है, ऑल क्लाइंट्स, ठीक है। हमने क्लाइंट्स के ऊपर फोकस किया हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया, वी यूज द सिलेक्शन ऑपरेशन, ठीक है। पहले तो हमने सिलेक्शन लगा दिया, क्योंकि जब मैंने आपको कह दिया कि रूम्स जो हैं वो कितने होने चाहिए, 3, कंडीशन लग गई ना भाई, रूम्स इक्वल्स टू 3। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, पहले हम इसको अगर तोड़ दें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सिलेक्शन सिग्मा लगा हुआ है, रूम्स इक्वल्स टू 3, और किसके ऊपर लगा हुआ है, प्रॉपर्टी फॉर रेंट के ऊपर। इसी में बच्चे रूम्स हैं, प्रॉपर्टी फॉर रेंट में रूम्स हैं। तो इस क्वेरी ने ये तो क्लियर कर दिया कि प्रॉपर्टीज विद 3 रूम्स, इट मींस सिग्मा, प्रेडिकेट क्या है, रूम्स इक्वल्स टू 3, और किस रिलेशन के ऊपर ये चल रहा है, प्रॉपर्टी फॉर रेंट, ठीक है। अब अगर मैं इस टेबल के ऊपर ये कंडीशन लगाती हूँ, तो ये कंडीशन लगा के, ठीक है, रूम्स इक्वल्स टू 3 वाली कंडीशन लगा के मेरी कौन कौन सी टप्पल्स जो है वो क्वालिफाई हो जाती हैं, एक ये टप्पल क्वालिफाई हो जाती है, एक ये टप्पल क्वालिफाई हो जाती है, और एक 2 ही है, टोटल 2 टप्पल्स जो है वो क्वालिफाई हो जाते हैं। पर मैं चाहती हूँ कि मैं सारे ही कॉलम्स इस टप्पल के डिस्प्ले ना करवाऊं, ठीक है। मैं सिर्फ क्या डिस्प्ले करवा रही हूँ, प्रॉपर्टी नंबर। इसके साथ बच्चे कभी कंफ्यूज नहीं होना कि मैम सिर्फ प्रॉपर्टी नंबर क्यों करवा रहे हो या कुछ और क्यों नहीं करवा रहे। इसमें आप कुछ भी करवा लो, आप प्रॉपर्टी नंबर के साथ स्ट्रीट करवा लो, सिटी करवा लो, ठीक है। प्रॉपर्टीज की डिटेल मांगी है विद क्लाइंट्स, ठीक है, क्लाइंट्स जिन्होंने प्रॉपर्टीज देखी हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज देखी हैं तो हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी देखी है, ये प्रॉपर्टी नंबर देखी है। मैं नहीं इंटरेस्टेड हूँ कि कौन सी स्ट्रीट में है, कौन सी सिटी में है, ठीक है, उसका व्यू डेट क्या है, उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं। मैंने सिंपल कर दिया कि मैं सिर्फ प्रॉपर्टी नंबर प्रोजेक्शन के थ्रू चाहती हूँ, ठीक है। अब इधर से उसने किसके ऊपर प्रोजेक्शन लगाई है, व्यूइंग के ऊपर उसने प्रोजेक्शन लगाई है कि सिर्फ व्यूइंग में मैं सारे कॉलम देख सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सिर्फ कौन से क्लाइंट ने कौन सी प्रॉपर्टी नंबर है वो जो है वो है। कॉमन वाला तो हमने रखना ही रखना है इसमें, ठीक है, क्योंकि यही जो है इन दोनों को एक दूसरे के साथ लिंक कर रहा है, ठीक है। इधर से मैंने क्लाइंट नंबर रख लिया क्योंकि वो कह रहा है वो क्लाइंट्स, और प्रॉपर्टी नंबर ले लिया। इधर से मैंने क्या कर लिया, सिर्फ प्रॉपर्टी नंबर ले लिया, ठीक है। अब आप देखो बच्चे, अब इसको इसने तोड़ के ऐसे लिखा है, ये देखो आप, फर्स्ट वाला क्या था, पाए क्लाइंट नंबर प्रॉपर्टी किसके ऊपर लगा था, व्यूइंग के ऊपर। इट मींस जब क्लाइंट नंबर और प्रॉपर्टी नंबर उठाऊंगी व्यूइंग में से तो ये चीजें आएंगी, यही आएंगी ना, ये वाली क्लाइंट नंबर और प्रॉपर्टी नंबर, तो ये चीजें के ऊपर फोकस है, इन दोनों के ऊपर फोकस है। और जो मेरा पहला वाला टेबल है उसमें सिर्फ मेरे पास फोकस किसके ऊपर है, प्रॉपर्टी नंबर के ऊपर। देख पा रहे हो आप, इधर से सिर्फ प्रॉपर्टी नंबर उठाना है, और साथ में कंडीशन भी लगी हुई है, रूम्स कितने हो, 3। तो आप देख पा रहे हो प्रॉपर्टी नंबर के ऊपर सिर्फ प्रॉपर्टी नंबर डिस्प्ले हो, वो वाले जो रूम्स 3 हैं। तो वो वाले प्रॉपर्टी नंबर्स कौन से हैं जिसमें रूम्स 3 हैं, एक PG4 और एक PG36। यही आउटपुट आई है बच्चे, है ना, यही आउटपुट आई है, आप देख पा रहे हो। हाँ जी, आपको ये समझ आया जो मैंने अभी तक जो समझाया है। यस, गुड, ठीक है। और बच्चे अब मैंने इन दोनों के विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, अब जो उसने कहा था कि दोनों में परफेक्ट मैच होगा, सिर्फ वही वाली जो चीज है वो मैंने उठानी है, ठीक है।
तो आप देख पा रहे हो कि PG4 जो प्रॉपर्टी नंबर है, ठीक है, ये वाला PG4, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू PG4 क्या है, CR76 भी है और PG4 के विद रिस्पेक्ट टू CR56 भी है। ये दोनों जो रोज हैं वो आ रही है, ठीक है, एक ये रो आ रही, सॉरी, एक ये रो आ रही है और एक ये रो आ रही है। और PG36 के विद रिस्पेक्ट टू कौन सी रोज आ रही हैं, CR56, है ना। यही देख पा रहे हो आप, इस प्रॉपर्टी नंबर को, इस टेबल के इस प्रॉपर्टी नंबर को अगर आप इस टेबल के प्रॉपर्टी नंबर के साथ मैच करो तो CR76 आ रहा है और PG4 के लिए CR56 भी आ रहा है, और इधर से PG36 के विद रिस्पेक्ट टू CR56 आ रहा है, ठीक है। अगर तो बच्चे PG4 के लिए वो CR76 भी दे दे, CR56 भी दे दे और ये CR56, मतलब दो वैल्यूज दे, CR76 और CR56, इसका मतलब तो हम ज्वाइंट्स की तरह काम कर रहे हैं, है ना। PG4 के लिए क्या आ गया, CR76, PG4 के लिए क्या आ गया, CR56, PG36 के लिए क्या आ गया, CR56। इट मींस 3 आउटपुट्स आए। पर क्योंकि जो डिवीजन है, डिवीजन क्या काम करता है, दैट मैच द कॉम्बिनेशन ऑफ एवरी टप्पल इन एस की हर एक टप्पल के साथ कॉमन मैच कौन कर रहा है, ये आपका आर है, ये आपका एस है। PG4 के साथ CR76 कर रहा है, PG4 के साथ CR56 कर रहा है, ठीक है, लेकिन PG36 के साथ ओनली CR56 कर रहा है। तो इन तीनों में से कॉमन कौन सा मैच कर रहा है, दोनों के साथ, ये PG4 के साथ और PG36 के साथ एक ही कॉमन चीज जो चल रही है वो क्या है, CR56। इट मींस कि CR56 एक ऐसा क्लाइंट है जिसने PG4 भी देखा है, प्रॉपर्टी नंबर 4 भी देखा है और प्रॉपर्टी नंबर 36 भी देखा है। तो क्वेरी क्या कर रही है, क्या कह रही है, वो सारे क्लाइंट्स जिन्होंने कोई कॉमन प्रॉपर्टी देखी है, कॉमन फीचर्स वाली प्रॉपर्टी, वो क्या है, 3 रूम्स वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसमें मैच क्या आया, सिर्फ CR56। क्लियर है बच्चे, ये चीज क्लियर है। तो डिवीजन में क्या कर देना है, दोनों चीजों में हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन मैच नहीं देखना है, दोनों में जो कॉमन एक मैच है या दो मैच है या 3 मैच है, सिर्फ वो डिस्प्ले में करवाने हैं। क्लियर है कि कंफ्यूज हो गए हो, मैं तो खुद इसके साथ इतना कंफ्यूज हो जाती हूँ। कौन सा बच्चे, PA14 भी कॉमन है मैम, कहाँ बच्चे, PA14 कहाँ आ गया आपका, PA14 देखो ना, PA14 में तो रूम्स ही 6 हैं सुमन, PA14 में तो रूम्स ही 6 हैं। हमने पहले वो वाले रूम्स निकाले जो 3-3 है, ठीक है। 3-3 रूम्स वाले कौन से हैं, एक PG4 एक PG36, यही है PG4 और PG36, ठीक है। और क्लाइंट नंबर से हमने सारे उठा लिए, सारे क्लाइंट नंबर्स उठा लिए, इधर से मैंने फोकस कर लिया सिर्फ 2 के ऊपर, इधर से मैंने सारे उठा लिए। अब डिवीजन क्या कह रहा है, जिसके ऊपर पूरा मैच है, ठीक है। अब इसमें मैच मैंने प्रॉपर्टी नंबर के ऊपर करना है, ठीक है। PG4 ले लिया, इधर से PG4 ले लिया, ठीक है। और PG4 प्रॉपर्टी किसने देखी है, CR76 ने, और PG4 और किसने देखी है, CR56 ने। ये PG4 दो लोगों ने देखी है, एक क्लाइंट 76 ने देखी है और एक क्लाइंट 56 ने देखी है, और PG36 किसने देखी है, क्लाइंट 56 ने। अब इन दोनों में से कॉमन जो दोनों ने देखी है, PG4 जो इसने भी देखी हो और इसने भी देखी, दो प्रॉपर्टीज जो किसी कॉमन क्लाइंट ने इकट्ठी देखी हो, वो कौन सी है, CR56। CR56 ने PG4 भी देखा है, CR56 ने PG36 भी देखा है, ठीक है। और CR76 क्यों नहीं आया भाई, क्योंकि CR76 ने चाहे PG4 देखा है, उसने PG36 नहीं देखा है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, डिवीजन में उसने कहा, define the relation over the attribute C that consists of the set of tuples from R में से, R मतलब इस R में से आपने वो सारी टपल्स उठानी है, वही वाली टपल्स उठानी है जो S के हर एक टप्पल के साथ मैच करे भाई। तो ये S के हर एक टप्पल के साथ PG4 PG36 इसके साथ सिर्फ कौन सा मैच कर रहा है, CR56, एक ही है जो दोनों के साथ मैच कर रहा है। क्लियर है, एवरी जो है वो ये कह रहा है। हुआ कि नहीं समझ,
कुछ लोग तो गायब भी हो गए बीच में। एक महक ने कहा क्लियर, बाकी क्या हो गया? हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई। सवीर ने बोला क्लियर है। वैसे जितना इसमें से आप समझ पा सकते हो उसको समझो, क्योंकि ये कंसेप्ट जो हैं ये मैं अगर आपको, आप कॉलेज में भी होते तो मैं आपको कहीं पे भी ये कंसेप्ट रन करके नहीं दिखा पाती। अगर रन करते तो हम इसको सिलेक्ट के साथ ही रन करते। ठीक है, ओके। उसके बाद बच्चे हमने एग्रीगेट फंक्शन जो है वो डिवीजन ऑपरेटर में हमारे पास एक ही है, डिवीजन। ठीक है, उसके बाद एग्रीगेट और ग्रुपिंग फंक्शन जो है ये हमने ये वाले किए थे, काउंट, सम, एवरेज, मीन और मैक्स। आपको याद है ये हमने किए थे। ठीक है, तो इसके लिए हम ये वाला जो है क्या कहते हैं, सिंबल जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एल क्या स्टैंड करता है? एग्रीगेट फंक्शन की लिस्ट। ठीक है, और आप जिस रिलेशन के ऊपर लगाना चाहते हो, जरूरी नहीं कि आप सिर्फ काउंट ही करो। हो सकता है आप एक ही क्वेरी में काउंट भी करना चाहते हो, आप सम भी करना चाहते हो, या आप उनका मिनिमम भी निकालना चाहते हो, आप उनमें से मैक्सिमम भी निकालना चाहते हो। तो ये एल क्या कह रहा है कि आप एग्रीगेट फंक्शन की लिस्ट यहाँ पे लिख सकते हो, ये सिंबल डाल के। आई डोंट रिमेम्बर, अब मुझे एकदम याद नहीं आ रहा कि ये कौन सा सिंबल है। अगर आपको किसी को कुछ याद है इसके बारे में, आप लिख सकते हो चैट बॉक्स में। ठीक है, और एल जो है ये क्या है? लिस्ट, जितने भी एग्रीगेट फंक्शंस आपने अप्लाई करने हैं। और आर क्या है? आपका रिलेशन जिसके ऊपर, वो टेबल जिसके ऊपर आपने ये फंक्शंस लगाने हैं। ठीक है, सो अप्लाइज द एग्रीगेट फंक्शन लिस्ट एल टू द रिलेशन आर टू डिफाइन अ रिलेशन। एक नया रिलेशन बन जाता है। ठीक है, अगर आप काउंट लगाते हो तो सिर्फ आपको एक काउंट वाला नया लाइन जो है, एक रो मिलती है। अगर आप सम लगाते हो तो आपको एक नई सम वाली रो मिलती है। ठीक है, और हो सकता है एल में आप एक एग्रीगेट फंक्शन लगाओ, लाइक काउंट ही लगाओ। एल का क्या मतलब है? वन और मोर एग्रीगेट फंक्शन। एक भी लगा सकते हो, एक से ज्यादा भी लगा सकते हो। ठीक है, अब कौन कौन से एग्रीगेट फंक्शन है? काउंट, काउंट क्या करता है? नंबर आपको रिटर्न करता है। सम क्या है? आपको सम देता है। एवरेज आपको एवरेज जनरेट करके देता है। मिन आपको मिनिमम, और मैक्स जो है ये आपको मैक्सिमम ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट करके देता है। तो आई थिंक इस पॉइंट पे आई हैव वन पोल फॉर यू दैट आई वांट टू शेयर विद यू। आई एम लॉन्चिंग इट एंड इट्स वेरी इजी। आई होप कि आप सारे ही इसको आंसर करो, अटेम्प्ट करो। एंड यू हैव 1 minute. In between, I think connection थोड़ा सा लो हो गया था. Okay, so I'm about to end this. I'm not happy because not all of you are answering. ठीक है, अगर मैं आपको चांस दे देती आंसर करने के लिए तो काफी बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं. ठीक है, मैक्स भी लिख रहा है कोई. तो क्वेश्चन क्या था, इसमें से कौन सा एग्रीगेट फंक्शन नहीं है? तो मिन और मैक्स और सम जो है ये एग्रीगेट फंक्शन है। ये इन जो है ये एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, और इसके साथ ही आपके साथ एक और पोल भी शेयर कर रही हूँ मैं. यू हैव टू अटेम्प्ट इट आल्सो. यू हैव 1 minute फॉर इट आल्सो. इट्स आल्सो वेरी सिंपल. सॉरी, इसमें से आप कोई भी एक ऑप्शन जो है क्लिक कर सकते हो. इट हैज 2 करेक्ट ऑप्शंस, और मैंने इसको मल्टीपल चॉइस में डालना था, वो मैंने भूल गई. सो आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन क्लिक कर सकते हो. देयर आर 2 करेक्ट ऑप्शंस.
तो बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर था वो आप टू डिस्प्ले लार्जेस्ट वैल्यू भी कर सकते थे, वो भी करेक्ट है। टू डिस्प्ले मैक्सिमम वैल्यू भी कर सकते थे, वो भी करेक्ट है। और एक कुछ ऐसा भी जिसमें टू डिस्प्ले ऑल वैल्यूज भी किए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जो मैक्स है इट विल ऑलवेज हेल्प यू टू डिस्प्ले द मैक्सिमम, ठीक है। ये आपको हमेशा लार्जेस्ट या मैक्सिमम वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करने में हेल्प करते हैं। ओके, सो लेट्स गेट बैक हियर, ठीक है। सो दीज आर द फंक्शंस दैट वी डिस्कस। अब देखो बच्चे हम इसको कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो दिस इज द टेबल ऑन विच आई एम अप्लाइंग इट। आपको पता है कि अगर आपने काउंट, मीन, मैक्स लगाना है तो यू कैन वर्क विद सिंगल टेबल ऑल्सो। इसमें आपको दो टेबल्स को ज्वाइन करने की जरूरत है नहीं, आप सिंगल टेबल के ऊपर भी इसको लगा सकते हो, ठीक है। सो हियर इज एन एग्जांपल, how many properties cost more than £350 per month to rent, ठीक है। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, कितनी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनका पर मंथ रेंट जो है वो है £350। कैन यू सी, ये रेंट दिया हुआ है, ठीक है, और मोर देन £350 इट मीन्स के 350 से ज्यादा है, ठीक है। तो ये भी क्वालिफाई करगी, इसका भी ज्यादा है, इट मीन्स PA14 भी, 400 मतलब PL94 भी, और 350 नहीं आएगा क्योंकि उसने कहा है मोर देन 350। सो इट्स नॉट सेइंग कि मोर देन एंड इक्वल्स टू 360, 375 भी आएगा, 600 भी आएगा, 450 भी आएगा, ठीक है। सो ऐसी हमारे पास 1 2 3 4 5 काउंट करें ना अगर हम इस कंडीशन के बेसिस के ऊपर कि हमें 350 पर मंथ से ज्यादा रेंट वाली प्रॉपर्टीज को काउंट करना है, तो ये 650 वाली एक हो गई, 400 वाली दो हो गई, 350 वाली नहीं आएगी, 375 वाली 3, 600 4 एंड 450 5। तो मुझे जो आउटपुट मिलनी चाहिए वो क्या है, 5, ठीक है। अब आपको पता है हाउ मैनी है, इट मींस which aggregate function we will apply here, we will apply count, ठीक है, and we are going to apply this count on this relation, ठीक है। So can you see here that there is a condition also, the condition is that the rent should be greater than 350, right? And when there is condition, you know that sigma will play its role, right? Selection. So it means you have to apply sigma and the predicate or condition is rent greater than 350 and you are applying it on property for rent, okay। And can you see here, हम इसको कैसे लगाते हैं बच्चे एग्रीगेट फंक्शन को, हमने सबसे पहले ये वाला सिंबल लगाना है, उसके बाद जो एग्रीगेट फंक्शन लगाना है और जिस रिलेशन के ऊपर लगाना है। अब हमने AL के बाद जो रिलेशन डिफाइन किया है, ठीक है, ये हमारा जो AL है, इसके बाद जो मैंने रिलेशन डिफाइन किया है वो अकेला प्रॉपर्टी फॉर रेंट नहीं है, रिलेशन के ऊपर फर्दर कंडीशन है। आप सीधा प्रॉपर्टी फॉर रेंट लगा दोगे ना बच्चे तो वो हर एक प्रॉपर्टी को काउंट करेगा। कंडीशन देनी है तो आपने सिग्मा रेंट ग्रेटर देन 350 प्रॉपर्टी फॉर रेंट, तो ये अब आपका एक पूरा R बन गया, रिलेशन R, ठीक है। अब इसके ऊपर आप क्या लगा रहे हो, सिग्मा। अब सिग्मा सेकंड चीज क्या डिमांड करता है, सिग्मा आपसे एक एग्रीगेट फंक्शन की लिस्ट भी मांगता है, भाई कौन सा एग्रीगेट फंक्शन लगाओगे इस रिलेशन के ऊपर। तो आपको पता है ये काउंट लग रहा है, और काउंट किसके ऊपर लग रहा है, प्रॉपर्टी नंबर के ऊपर। आप रेंट के ऊपर भी लगा सकते हो बट बेटर है प्रॉपर्टी नंबर के ऊपर लगाओ। तो हम कैसे लिखते थे, वहां पे हम लिखते थे काउंट और ब्रैकेट में लिखते थे प्रॉपर्टी नंबर। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, काउंट इन कैपिटल्स एंड जो प्रॉपर्टी नंबर है इट्स ऑलरेडी केस लाइक चलेगी। आई डोंट थिंक सो, मेरी आवाज screen is not visible. Sorry, I kept on talking and there was power cut, उसके कारण शायद आप लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रही थी। ओके, सो वेयर वर वी, कहाँ तक मैंने बोल दिया था, आई वाज टॉकिंग और देन आई रियलाइज दैट देयर इज पावर कट। तो बच्चे ये देखो, ये वाली जो क्वेरी है, ठीक है, आई वाज एक्सप्लेनिंग दिस, ठीक है, हाउ मेनी प्रॉपर्टीज cost more than £350 per month to rent, ठीक है। तो I was just explaining how to put it inside the aggregate functions. So I was telling कि अगर आपने
कंडीशन आप देखो यहाँ पे दैट देयर इज अ कंडीशन के वो वाली सारी प्रॉपर्टीज जो है वो क्वालिफाई करेंगी जिनका जो कॉस्ट है इट इज ग्रेटर देन 350. सो व्हेन देयर इज अ कंडीशन यू शुड बी श्योर कि आपने सिग्मा लगाना है रेंट ग्रेटर देन just wait. I think I have not shared the screen. Sorry about that. Okay, can you see it now? Okay, sorry. पर्सनल मैसेज करना स्टार्ट कर रहे हैं, 2 मिनट नहीं वेट करते हैं बच्चे फटाफट. ओके, सो आई वाज एक्सप्लेनिंग एग्रीगेट फंक्शंस, ठीक है, और मैं आपको ये क्वेरी एक्सप्लेन कर रही थी, हाउ मेनी प्रॉपर्टीज कॉस्ट मोर देन £350 पर मंथ टू रेंट. ठीक है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, कितनी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो £350 से ज्यादा है. ये जो सिंबल है इट्स फॉर पाउंड. ठीक है, पाउंड. ठीक है, तो आप देखो कि 350 से ज्यादा, मैंने आपको बताया ये भी 350 से ज्यादा है. 1 हो गई, 2, 3, 4, 5. ये इसलिए नहीं आएगी क्योंकि 350 इक्वल है और इसने क्या मांगा है, मोर देन 350. तो टोटल 5 जो है वो आपको आउटपुट आएगी, 5 आउटपुट आएगी. ठीक है, और क्योंकि कंडीशन है कि रेंट जो है ग्रेटर देन 350, तो मैंने आपको कहा था आप सिग्मा लगाओगे रेंट ग्रेटर देन 350. और किसके ऊपर लगा रहे हो, एक ही टेबल है भाई हमारे पास, वी हैव प्रॉपर्टी फॉर रेंट. ठीक है, अब उससे पहले वी आर अप्लाइंग दिस aggregate function symbol and then we are writing, because we are about to count the number of properties, so which aggregate function we will apply count. This is how we write count, and we are applying it on property number column. ठीक है, we are counting the number of properties whose rent is greater than 350 and we are applying it on the table property for rent. Now can you see there is this thing also, PR. ठीक है, so here PR is actually specifying that when your output will come. इसकी जब आउटपुट आएगी भाई, आप देख पा रहे हो इसकी आउटपुट आएगी, आप चाहते हो जो आउटपुट है वो कोई ऐसा कॉलम तो है नहीं है जो इसमें एग्जिस्ट कर रहा हो, आप काउंट निकाल रहे हो. आप क्या निकाल रहे हो, काउंट. इसमें से कहीं काउंट आपको दिख पा रहा है, नहीं, काउंट आपने खुद जो है वो जनरेट किया है. तो आप चाहते हो कि जब काउंट वाली आउटपुट आए, मैं चाहती हूँ उसके ऊपर एक अच्छा सा कॉलम नेम शो हो. तो मैंने अपना एक कॉलम नेम डिसाइड कर लिया, माई काउंट. ठीक है, प्रेडिकेट आर इस रिलेशन के ऊपर मैंने माई काउंट नाम का एक नाम सोच के मैं चाहती हूँ इसके नीचे मुझे क्या मिले, काउंट होके प्रॉपर्टी नंबर वो वाले जिनका रेंट जो है 350 से ज्यादा है और किसके ऊपर चल रहा है, प्रॉपर्टी पर. आप देख पा रहे हो ये मुझे आउटपुट आई. ये माई काउंट कहाँ से आया और उसके नीचे 5 कहाँ से आया, ये माई काउंट इसीलिए आया क्योंकि मैंने अपना नाम यहाँ पे टेबल का जो नई आउटपुट है उसका हेडिंग यहाँ पे डिसाइड किया होगा. ठीक है, उसके बाद हमने क्या लगाना है, हमने मिनिमम, मैक्सिमम एंड एवरेज स्टाफ सैलरी जो है वो काउंट करनी है. मिनिमम सैलरी किसकी है, मैक्सिमम किसकी है और एवरेज किसकी है. ठीक है बच्चे, यहाँ पे हम ग्रुपिंग इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम जनरली निकाल रहे हैं कि अगर यहाँ पे हमारे पास टेबल में मिन मैक्स तो कुछ भी नहीं है, सैलरी यहाँ पे कोई सैलरी तो हमारे पास है ही नहीं है, माई मिन, माई मैक्स, माई एवरेज. तो सपोज करो किसके ऊपर लगाओ, स्टाफ टेबल के ऊपर लगाओ. स्टाफ टेबल था हमारे पास कहीं पे, कहीं पे स्टाफ टेबल तो मुझे दिखा नहीं. तो सपोज करो हमारे पास एक स्टाफ टेबल है, लेट्स सपोज. ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं उसमें से मिनिमम, मैक्सिमम एंड एवरेज सैलरी. तो आपको कितने फंक्शन लगाने पड़ेंगे, एक मिन, एक मैक्स और एक एवरेज. कंडीशन तो कोई नहीं है. तो अगर हम इसी को बनाएं तो क्या बनेगा, PR. ठीक है, माय मिन कॉमा माय मैक्स कॉमा माय एवरेज. तो मैंने 3 नाम जो है वो डिसाइड कर लिए. ठीक है, ये देखो आप देख पा रहे हो यहाँ पे PR माय मिन कॉमा माय मैक्स कॉमा माय एवरेज, और उसके बाद मैंने सिग्मा लगा के मिन लगा दिया सैलरी के ऊपर, कॉमा मैक्स लगा दिया सैलरी के ऊपर, कॉमा एवरेज लगा दिया सैलरी के ऊपर. मुझे कोई सिग्मा लगाने की जरूरत नहीं, कंडीशन कोई है नहीं, और सीधा मैंने इसको किसके ऊपर लगा दिया, स्टाफ के ऊपर. ये आप सबको क्लियर है, ये सबसे इजीएस्ट था अब तक का. क्लियर है, ये नाम हमने रखे हैं सिर्फ, और ये एक्चुअली हमने फंक्शंस लगाए हैं और जिस टेबल के ऊपर लगाए हैं ये वो लिख दिया हमने. बोलो भाई, क्लियर है, हरी अप.
मेरी आवाज जा रही है? आप तो कुछ भी नहीं बोल रहे सभी। ये इजी था, इसमें इतनी लेट रिप्लाई कर रहे हो आप। ओनली नवजीत, सुमन एंड सुशांत एंड देन संदीप। हमने क्या लिखा? पीआर, ये हमने नाम सोच लिए जो हेडिंग्स आएंगे, माई मीन, माई मैक्स, माई एवरेज, और ये हमने सिंबल लगा के यहाँ पे हमने लिस्ट लगा दी हमारे फंक्शंस की। मिन भी सैलरी के ऊपर चल रहा है, मैक्स भी सैलरी के ऊपर चल रहा है, एवरेज भी सैलरी के ऊपर। ये मेरे रिक्वेशन का नाम है स्टाफ। ओके, अब बच्चे ग्रुपिंग ऑपरेशंस भी हम लगा सकते हैं। आपको याद है हम ग्रुप बनाते थे, ठीक है, कि जो इस डिपार्टमेंट का उसका एक ग्रुप बन जाए, जो दूसरा डिपार्टमेंट है। चंदन अरोड़ा, वो इस चंदन अरोड़ा ये क्लास में है। ओके, सो ग्रुप्स द टपल्स ऑफ रिलेशन आर बाय द ग्रुपिंग एट्रीब्यूट। कोई ग्रुपिंग एट्रीब्यूट इसको दे देते थे। ग्रुपिंग एट्रीब्यूट मतलब जो सेम डिपार्टमेंट का है उनका एक एक ग्रुप बन जाए। और ग्रुपिंग एट्रीब्यूट को मैं यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? देखो सेम ही है, इधर मैंने क्या लगा दिया आपको पता है? ग्रुपिंग जो है वो हम उसके साथ हम एग्रीगेट फंक्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। तो मैंने उसी के इस साइड पे क्या लगा दिया? ग्रुपिंग एट्रीब्यूट। उसके बाद हम एग्रीगेट फंक्शन लगा सकते हैं कि मेरा ग्रुप एक बन जाए सीएससी डिपार्टमेंट का, और उनका सैलरी जो है वो मिनिमम सैलरी उनका अलग से आए, डीसीए वालों का मिनिमम सैलरी अलग से आए, है ना? कि मेरे डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा मिनिमम सैलरी किसको मिल रही है वो अलग से आए। सीएससी डिपार्टमेंट का जो ग्रुप है उसमें सबसे मिनिमम सैलरी किसको मिल रही है। इट मीन्स पहले ग्रुप भी बन रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद देन वी हैव। अब इतनी लेट एंटर होने की क्या जरूरत है भाई? राकेश 109, अब तो वेट ही करो तुम, अब तो खत्म होने वाला है काम, ठीक है। तो the resulting relation contains the grouping attributes GA along with the results of each of the aggregate functions। अब इसमें इसके सिंबल के लेफ्ट पे हम जितने मर्जी ग्रुपिंग लगा सकते हैं, और राइट पे हमने क्या लगा दिया है? एग्रीगेट फंक्शंस, और किसके ऊपर लगाए? रिलेशन के ऊपर। Where R is any relation, A are attributes of R on which to group, है ना? A वाले जो है वो एट्रीब्यूट्स हैं। आप ग्रुप तो किसी एट्रीब्यूट के ऊपर लगाते हो, डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप तो डिपार्टमेंट एट्रीब्यूट के ऊपर, सैलरी वाइज ग्रुप तो सैलरी के ऊपर, ठीक है। एंड एपी एक्यू आर एग्रीगेट फंक्शंस, ये एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस भी आप किसी एट्रीब्यूट्स के ऊपर ही लगाते हो। द टपल्स ऑफ आर पार्टीशनड इनटू ग्रुप्स सच दैट, चलो खत्म। अब ग्रुपिंग ऑपरेशन देखो बच्चे, यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ स्टाफ वर्किंग इन ईच ब्रांच एंड सम ऑफ देयर सैलरीज। तो इसमें से आपको ये चीज तो क्लियर हो गई कि जब सम ऑफ देयर सैलरीज आ गया तो इट मींस हमने कौन सा एग्रीगेट फंक्शन लगाना है? हमने सम लगाना है, ठीक है। और उसने कहा फाइंड द नंबर ऑफ स्टाफ, जहां पे नंबर आ गया इट मीन मैंने काउंट भी लगाना है, ठीक है। तो ये मुझे कह रहा है एक सम लगेगा, ये कह रहा है एक काउंट लगेगा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे जहां पे मैंने एग्रीगेट फंक्शंस की लिस्ट बनानी होती है उसके ऊपर मैंने काउंट लगा दिया, स्टाफ नंबर के ऊपर मतलब कितना स्टाफ, और सम ऑफ सैलरी लगा दिया। सम किसके ऊपर लगा दिया? सैलरी के ऊपर, ठीक है। लेकिन सम मैंने जनरल नहीं करना, मैंने हर एक ब्रांच वाइज उनका ग्रुप भी बनाना है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो इसके लेफ्ट पे जो मेरा फंक्शन लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है? ब्रांच नंबर के ऊपर। किसके ऊपर लगा हुआ है? ग्रुपिंग किसकी हुई है? ब्रांच नंबर की। और ब्रांच नंबर के ऊपर ग्रुप करके मैंने कौन से 3 कॉलम्स डिस्प्ले करवाए हैं? एक ब्रांच नंबर, ठीक है, हर एक ब्रांच का एक ग्रुप बन जाए, जैसे ब्रांच 3 का एक ग्रुप, उसमें कितना काउंट है लोगों का? 3, और उसमें से सबसे ज्यादा टोटल सैलरी, हर एक टोटल कितनी सैलरी? 3 लोग हैं ब्रांच नंबर 3 में और उनकी सैलरी कितनी है? 54,000। ब्रांच नंबर 5 में मेरे पास 2 लोग हैं और टोटल सैलरी अगर उनकी करें दोनों की तो 39,000 बनती है। तीसरी ब्रांच जो है उसमें मेरे पास एक बंदा है और उसमें उनकी कितनी सैलरी है? टोटल 9,000। सो दिस इज हाउ इट वर्क। तो आपने क्या लगाया? पीआर, जो आपके टेबल के हेडिंग्स हैं, इट इज एक्चुअली द कॉलम्स ऑन विच यू आर अप्लाइंग इट, ठीक है। ये तो वो है जो आप आउटपुट में शो कराना चाहते हो। ब्रांच नंबर आ जाए, माई काउंट आ जाए और माई सम आ जाए। ब्रांच नंबर तो बच्चे अवेलेबल होगा ही, माई काउंट आप खुद बना रहे हो, माई सम आप खुद बना रहे हो, और किसके ऊपर लगा रहे हो उसको? ब्रांच नंबर के ऊपर।
ये क्लियर है आपको? तो अभी तक हमने ये चीजें की हैं, वी हैव वर्कड ऑन दीज ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। उसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, इट इज रिलेशनल कैलकुलस। तो बच्चे रिलेशनल अलजेब्रा इज डन। अब रिलेशनल कैलकुलस क्या है, लेट मी चेक कितना हमारे पास काम बच गया है। 52 है तो हमारे पास 60 तक है, 58 ही है टोटल। 6 स्लाइड्स हैं, सो मैं इसको आज फिनिश करके फिर ही दम लूंगी। तो रिलेशनल कैलकुलस जो है वो रिलेशनल अलजेब्रा से कैसे डिफरेंट है। अब रिलेशनल अलजेब्रा इज आल्सो काइंड ऑफ लैंग्वेज, सिमिलरली रिलेशनल कैलकुलस इज आल्सो अ लैंग्वेज। लेकिन रिलेशनल कैलकुलस में क्या है, देयर इज नो डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ टू वैल्यूएट अ क्वेरी। क्वेरी कैसे चल रही है, हमें इसके बारे में उसमें कुछ भी नहीं पता होता। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ना कि ये ऐसे होता है, फिर ऐसे चलेगा, फिर इसको फैच करेगा, फिर इसको ऐसे करेगा, तो उसमें इस चीज की कोई टेंशन नहीं है। उस कंसेप्ट में हम इस चीज की टेंशन नहीं लेते कि ये क्वेरी जो है कैसे चल रही है, ठीक है। रिलेशनल कैलकुलस क्वेरी स्पेसिफाइज व्हाट इज टू बी रिट्रीव्ड। ये किसके ऊपर फोकस करती है कि आउटपुट क्या है हमारी, ठीक है, रादर देन हाउ टू रिट्रीव इट। कैसे आउटपुट निकालनी है, कैसे सब हो रहा है, ये इसकी टेंशन नहीं है। वो किसकी टेंशन है, रिलेशनल अलजेब्रा की, कि कैसे करना है, कैसे लॉजिक लगाना है। तो लॉजिक का काम कौन करता है, रिलेशनल अलजेब्रा। और आउटपुट में कौन इंटरेस्टेड है कि आउटपुट क्या आएगी, उसमें कौन इंटरेस्टेड है, आपका रिलेशनल कैलकुलस। तो अगर आपको कोई पेपर में डिफरेंस आ जाता है, विच इज वेरी कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कि व्हाट डू यू think is the difference between relational algebra and relational calculus. So you can write that relational algebra focuses on how to do everything, and relational calculus, it is actually more concerned about what to retrieve, क्या मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा भाई, आप लोग भी सोचोगे इतना पढ़ के क्या मिलेगा, ठीक है। लेकिन कुछ लोग सोचते होंगे कि कैसे कैसे हम ये चीज अचीव कर सकते हैं। तो जो कैसे वाले हैं वो कौन है, अलजेब्रा वाले। और जो तुम लोग हो कि आउटपुट क्या आएगी, वो कौन से हो, कैलकुलस वाले, ठीक है। अब इसमें बच्चे इट इज नॉट रिलेटेड टू डिफरेंशियल, इसमें हम मैथमेटिक्स वाला डिफरेंशियल इंटेग्रल कुछ नहीं करेंगे। याद है हम डिफरेंशियल कैलकुलस करते थे, इंटेग्रेशन करते थे, डिफरेंशिएशन करते थे। आपको +1 +2 में था, जिन्होंने मैथ्स के साथ की होगी, आई डोंट नो, ठीक है, आपने मैथ्स के साथ किया। लेकिन यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, सिंबॉलिक लॉजिक लगाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कैलकुलस। यहाँ पे एक लॉजिक है जिसको आप कहते हैं ना, उसमें कि हम कंडीशंस लगाते हैं, यहाँ पे उस लॉजिक को हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कैलकुलस। आप रिलेशनल कैलकुलस बोल दो, प्रेडिकेट कैलकुलस बोल दो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। व्हेन अप्लाइड टू डेटाबेस इट इज फाउंड इन 2 फॉर्म्स। इसकी दो तरह की होती है ये, एक टपल रिलेशनल कैलकुलस एंड एक डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, वी विल जस्ट स्टडी अबाउट द बेसिक कि होता क्या है। तो पहली चीज जो मैंने आपको अभी बताई वो क्या है, कि रिलेशनल कैलकुलस किस चीज के ऊपर फोकस करता है, कि क्या मिलेगा, what is to be retrieved, what will be the output. It is not worried about how to do, कैसे रिट्रीव करना है उसकी टेंशन इसको कोई नहीं है। इट इज ओनली वरीड अबाउट द आउटपुट। जैसे आप किसी कंपनी में लग जाओ तो कंपनी के मैनेजर को सिर्फ किस चीज में इंटरेस्ट है कि आप आउटपुट कैसे दोगे उसको, लेकिन आपको टेंशन है कि मैंने ये काम कैसे करना है, मैंने क्या लॉजिक लगाना है तो मुझे आउटपुट मिले। क्लियर है बच्चे, यस और नो, हरी अप। और इस पॉइंट के बाद आई हैव वन पोल फॉर यू दैट आई वांट टू शेयर। दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू, जिन्होंने सुना होगा वो तो आंसर कर देंगे, जो सो गए हैं वो नहीं।
तो बच्चे आई हैव एंडेड इट। तो इसका आंसर था व्हाट इज टू बी रिट्रीव्ड, जो फर्स्ट था वो आउटपुट था इसका आंसर। ठीक है, तो अब इसमें ये देखो इन फर्स्ट ऑर्डर इसमें लॉजिक्स होते हैं, ये अपने आप में एक कंप्लीट लैंग्वेज है। ठीक है, तो इट इज बेस्ड ऑन ट्रुथ वैल्यूड फंक्शंस विद आर्गुमेंट्स कि किसी चीज में कैसी कितनी ट्रुथफुलनेस है। ठीक है, सो व्हेन वी सब्स्टिट्यूट वैल्यूज फॉर द आर्गुमेंट्स द फंक्शन यील्ड्स एन एक्सप्रेशन, ठीक है, कॉल्ड अ प्रोपोजिशन which can be either true or false। इस चीज से आपको नहीं समझ आएगी, आप इस सेंटेंस को देखो। फॉर एग्जाम्पल द सेंटेंसेस जॉन वाइट इज अ मेंबर ऑफ स्टाफ। अगर तो जॉन वाइट जो है वो आपके स्टाफ वाले मेंबर स्टाफ वाले टेबल में है और आप लिखते हो जॉन वाइट इज अ मेंबर ऑफ स्टाफ, तो ये क्या होगा, इट इज ट्रू। तो ये ट्रूथनेस के ऊपर और फॉल्सनेस के ऊपर डिपेंड करती है। और अगर मैं ये लिखती हूँ जॉन वाइट अर्न्स मोर देन एन बीच, ठीक है, अगर जॉन वाइट की सैलरी जो है वो एन बीच से ज्यादा है, और अगर ये दोनों प्रोपोजिशंस हैं एंड वी हैव टू चेक ये ट्रू है कि फॉल्स है। अगर तो टेबल में एग्जिस्ट कर रही है तो ये ट्रू है, अगर नहीं एग्जिस्ट कर रही तो फॉल्स है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हमने क्या चेक करना है, एक फंक्शन बनाना है इज अ मेंबर ऑफ स्टाफ। अगर तो उस फंक्शन को ये क्वालिफाई कर जाता है, कौन, जॉन वाइट इज अ मेंबर ऑफ स्टाफ फंक्शन को क्वालिफाई कर जाता है, क्योंकि मैं उसको एक आर्गुमेंट दूंगी जॉन वाइट इज अ मेंबर ऑफ स्टाफ इज माय फंक्शन, उसको मैंने आर्गुमेंट दिया जॉन वाइट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो चेक करेगा इज अ मेंबर ऑफ स्टाफ फंक्शन चेक करेगा कि जॉन वाइट क्या मेरे को क्वालिफाई करता है कि नहीं, ट्रू है कि नहीं। और सेकंड केस में मैं फंक्शन का नाम क्या रख सकती हूँ, अर्न्स मोर देन, ये मेरी मर्जी है क्योंकि कंसेप्ट्स हैं। अब मिन मैक्स ये क्या है, ये तो ऑलरेडी फंक्शंस बने हुए हैं। C++ में हमारे पास फॉर लूप है ऑलरेडी बनी हुई है, आप अपनी तरफ से लूप्स नहीं बना सकते, बट बिकॉज दिस इज कंसेप्ट तो इसमें जो रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस के ऊपर मैं अपने फंक्शंस खुद जनरेट कर सकती हूँ। ऑल्दो वो फंक्शंस करेंगे कुछ नहीं, उन्होंने कुछ आपको वैलिडेट करके नहीं देना है, दीज आर ओनली कंसेप्ट्स। ठीक है, तो इज अ मेंबर ऑफ स्टाफ को मैंने ब्रैकेट में क्या पास कर दिया, जॉन वाइट, वो चेक करेगा ट्रू है कि फॉल्स। सिमिलरली अर्न्स मोर देन को मैंने 2 आर्गुमेंट्स पास कर दिए, जॉन वाइट एंड एन बीच, इन दोनों में से कौन अर्न ज्यादा करता है। ठीक है, अगर पहला करता है दूसरे से तो ट्रू आ जाएगा, अगर दूसरा करता है पहले से ज्यादा अर्न तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो अगर आपके पास प्रेडिकेट है, कोई कंडीशन है, कंडीशन कैसी है कि वो स्टाफ का मेंबर है या वो एक से ज्यादा दूसरा अर्न कर रहा है, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी कैन राइट द सेट ऑफ ऑल एक्स, ठीक है, सच दैट p इज ट्रू फॉर x। ठीक है, अब हमने क्या लिखा, x मतलब वो सारे बंदे, जॉन वाइट स्टाफ का मेंबर है कि नहीं है, एना बैन स्टाफ का मेंबर है कि नहीं है, तो यहाँ पे सारे बंदे, आपको याद है फॉर एक्स इन रेंज, एक्स का क्या मतलब है, हर एक एलिमेंट। तो एक्स का क्या मतलब है, यहाँ पे आपके टेबल का हर एक बंदा हमने चेक करना है क्या पी प्रेडिकेट को क्वालिफाई करता है जब उसको एक्स जो है पास किया जाता है। अब पी यहाँ पे क्या है भाई, पी है इज मेंबर ऑफ स्टाफ, अर्न्स मोर देन और नॉट। फॉर एवरी एक्स वी विल चेक कि वो इस चीज को क्वालिफाई करता है कि नहीं, अगर करता है तो ट्रू है, अगर नहीं करता है तो फॉल्स है। और हम प्रेडिकेट्स को कंबाइन भी कर सकते हैं, ए एंड के लिए अगर ए लिखेंगे तो इसका मतलब एंड है, ठीक है, ये लिखेंगे इसका मतलब और है, और अगर हम ये लिखेंगे तो इसका मतलब है, मीन्स इसमें सिंबल्स जो है वो अलग है। ठीक है, ए फॉर एंड, दिस फॉर और एंड दिस फॉर नॉट। ठीक है, अब टप्पर रिलेशनल कैलकुलस में क्या है बच्चे, इन द टप्पर रिलेशनल कैलकुलस वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग टप्पल्स फॉर व्हिच अ प्रेडिकेट इज ट्रू। ठीक है, कौन सी टप्पल्स जो है वो मेरे प्रेडिकेट को सेटिस्फाई करती हैं। मेरा प्रेडिकेट क्या है कि सैलरी जो है वो 5000 से ज्यादा होनी चाहिए, सैलरी ग्रेटर देन 5000 इज माय प्रेडिकेट। तो मैं देखना चाहती हूँ कि कौन सी टप्पल्स उसको क्वालिफाई करती हैं। ठीक है, इट इज ऑन द यूज ऑफ tuple variables. A tuple variable is a variable that ranges over a named relation, that is a variable whose only allowable values are tuples of the relation. It means tuple variable यहाँ पे हम क्या यहाँ पे सेट कर रहे हैं, जिसके ऊपर मतलब वो कॉलम जिसके ऊपर हमने इसको अप्लाई करना है। अगर स्टाफ फॉर एग्जांपल टू स्पेसिफाई द रेंज ऑफ अ टपल वेरिएबल s एज द स्टाफ रिलेशन, स्टाफ जो टेबल है उसके किस कॉलम के ऊपर मैं अपना प्रेडिकेट लगाना चाहती हूँ, s के ऊपर, my condition will work on which column of my staff table, s column। तो मैं क्या लिखूंगी, स्टाफ के s कॉलम के ऊपर कुछ लग रहा है। ठीक है, सपोज करो ये एग्जांपल आपको क्लियर करेगी, फाइंड द सेट ऑफ ऑल टपल्स s such that fs is true। ठीक है,
वो सारी एस वाली टपल्स, वो सारी टपल्स जो है वो डिस्प्ले करो, उनको मैं एस कहूंगी अगर वो कोई कंडीशन जो है उसको ट्रू करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं। तो मैं क्या लिखूंगी, फॉर एवरी एक्स एफ ऑफ एक्स, वहां पे एक्स लिखा हुआ था, यहाँ पे एस लिख दिया हुआ, ठीक है। Here is this example that is explaining it in a greater and better way. तो फॉर एग्जाम्पल हमने एक क्वेरी लगानी है, अगर वो नहीं समझा इसको देखो, फाइंड द स्टाफ नंबर, उसका फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम, उसकी पोजीशन, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसकी सैलरी और उसका ब्रांच नंबर, ठीक है। ये सारा कुछ हमने डिस्प्ले कराना है, किसके लिए, वो वाले स्टाफ के लिए जो मोर देन 10,000 पाउंड जो है वो अर्न कर रही हैं, ठीक है। तो इट मीन्स के मैंने वो सारी टपल्स जो के एस मैंने डिस्प्ले कराना है, राइट, आई वांट टू फोकस ऑन ऑल दोज टपल्स फ्रॉम एस कॉलम, ठीक है। एस एस जो आपका एट्रीब्यूट है उसके ऊपर, और ये किसके ऊपर लगा रही हूँ, स्टाफ के एस के ऊपर, एंड सैलरी जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 10,000, ठीक है। एस डॉट सैलरी का क्या मतलब है, द वैल्यू ऑफ द सैलरी एट्रीब्यूट फॉर द टपल वेरिएबल एस, ठीक है। इसमें क्या है, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट चाहते हो, आप सिर्फ चाहते हो कि सैलरी आए उन लोगों की जिनकी सैलरी 10,000 से ज्यादा है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग सिर्फ एस, एस का मतलब सब कुछ, सारा कॉलम्स आएंगे, आप क्या लिख सकते हो, एस डॉट सैलरी, सिर्फ सैलरी आए, ठीक है, स्टाफ के एस में से, एंड जो सैलरी ग्रेटर देन 10,000, ठीक है। तो दिस इज द चैप्टर समरी जो अभी तक हमने किया था, ठीक है। वी हैव वर्कड ऑन ओनली टप्पर रिलेशनल कैलकुलस एंड रिलेशनल कैलकुलस, और हमने ये डोमेन रिलेशन कैलकुलस नहीं किया था, सो देयर इज नो नीड टू डू इट, ठीक है। तो दिस कवर्स ये रिलेशनल कैलकुलस इज कंपैरेटिवली लेस इन कंसेप्ट एज कंपेयर टू रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा क्योंकि ज्यादा फोकस करता है कैसे काम होता है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस करता है आपका अलजेब्रा, तो इसके ऊपर ज्यादा सॉरी कैलकुलस, इसके ऊपर ज्यादा हमने फोकस नहीं किया। सो दिस इज ऑल, एंड लेट मी चेक इफ आई हैव एनी पोल फॉर यू टू शेयर विद यू। I have one last poll. No, I don't think so I have a poll. So we had only 4 polls. अगर आपको कोई query है, so you can discuss that query with me and I can answer. So we still have some minutes. We have 20 minutes. किसी को कोई query है बच्चे? It's a bit difficult because it's theory and इसमें conceptual भी है, हर एक चीज की sense भी है at the end, ऐसा नहीं है कि मीनिंगलेस चीजें हैं। आई विल सेंड यू दिस पीपीटी टुडे ओनली, एंड अगर आप इसके थ्रू गो थ्रू हो जाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये सारा, ओके है। अगर तो सुन पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं सुना है तो भी कोई बात नहीं, आपके पेपर बता देंगे आप हमें। दैट्स इट। कोई क्वेश्चन है? अगर है तो यस लिखो, अगर नहीं है तो नो लिखो, ताकि मैं मीटिंग एंड कर दूं यहाँ पे। पेपर बच्चे ऑफलाइन मोड में होंगे, सुमन पूछ रहा है मेरे से। पेपर विल बी इन द ऑफलाइन मोड, तब तक तो बड़ा आराम से सारा कुछ हैंडल हो जाना है। अभी तो वैक्सीन भी बड़ी चल रही है, ऑल दो केसेस तो बढ़ रहे हैं, बट स्टिल दे आर फोकसिंग कि जो 45 से अबव हैं वो वैक्सीन लगवाएं, ठीक है। तो वी पीपल आर अंडर 45। चलो ओके, अगर कोई इशू नहीं है, सो आई एम अबाउट टू एंड दिस मीटिंग। सो आई थिंक आपकी एक क्लास आज 2 o'clock भी है, तो मे बी वी विल स्टार्ट अ न्यू कंसेप्ट इन दैट क्लास, ओके। सो सी यू अगेन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।